बांग्लादेश में जो हो रहा है वो एक पक्ष, और दूसरा पक्ष भारत में वो लोग, वो समूह, वो विचारधारा के लोग जो ऐसा कहीं हो देश में, ईरान से तूरान तक जहां बवाल हो, वो तुरंत दुआ की मुद्रा में बैठ जाते हैं कि ऐसे ही भारत में हो जाए किसी तरीके से। ये नहीं समझ पा रहे। हम भारत के लिए कष्ट मांग रहे हैं, अराजकता मांग रहे हैं। ये तो बड़ी विचित्र है। आप भारत में रहते हैं, भारत से जीवन है आपका, और आप उसको अभिव्यक्ति की आजादी बता देते। सुजाता जी। अमिताभ जी, सबसे पहले तो ये कहूंगी कि शायद ऐसे ही लोगों को कहते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, क्योंकि ऐसे बयान कैसे आ सकते हैं खासकर उस व्यक्ति से जो कि विदेश मंत्री रह चुका हो, जो महत्वपूर्ण पदों पे रह चुका हो, वो उस कांग्रेस का नेता हो जो शायद बांग्लादेश बनाने में जिसकी एक बड़ी भूमिका रही थी। और सलमान खुर्शीद के बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती क्योंकि उनका तो इतिहास रहा हुआ। ये वही सलमान खुर्शीद है जो कहते थे कि बाटला हाउस एनकाउंटर पे सोनिया गांधी आतंकवादियों के लिए फुट फुट कर रो रही थी। ये वही है जो हिंदुत्व को कहते थे कि ISIS और बोको हरम जैसा हो गया हिंदुत्व। और ये वही कांग्रेस पार्टी है अमिताभ जी जो शायद कहती है कि 370 एक काला दिवस था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो चीन के साथ गुप्त समझौता करती है और विदेश में जाकर राहुल गांधी कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप को भारत में लोकतंत्र बचाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। और हस्तक्षेप कैसे होता है? वैसा ही होता है जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, जैसे मदद पहुंचाई जा रही है शस्त्र के द्वारा, जैसे मदद पहुंचाई जा रही है अराजकता फैला के, जैसे मदद पहुंचाई जा रही है पैसे देके। तो ये सारी चीजें तो की प्लानिंग तो भारत में की गई थी। शायद खुर्शीद उसी की आवाज बन रहे हैं। और सलमान खुर्शीद को छोटे मोटे तो नहीं कि उनकी बात को आई गई कह दी। अभी आपको याद होगा जब ये चुनाव हो रहे थे तो उनकी भतीजी थी तो कह रही थी कि जी वोट जिहाद किया जाए। तो ये जिहाद की जो ये मानसिकता है, ये सलमान खुर्शीद और उनके जैसे इंटेलेक्चुअल्स जब इतनी है, तो हम ये जो सड़कों पे अराजकता फैलाने वाले लोग हैं उनसे क्या उम्मीद करें? शायद इसीलिए जो ट्विन टावर्स उड़ाने वाले वो शायद बड़े बड़े साइंटिस्ट हो जाते हैं। तब आप कहते हैं कि नहीं नहीं इंटेलेक्चुअल्स कैसे ऐसे ऐसे रेडिकल हो गए, ऐसे रेडिकलाइज करते हैं क्योंकि ये तो क्लियर कट भड़काने की व्यवस्था है, लोगों ये बताने की व्यवस्था है कि तुम लोग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी तो राहुल गांधी भी कहते हैं कि मोदी डंडे खाएगा, तभी तो राहुल गांधी भी कहते हैं कि इस देश में आग लगेगी। शायद ये उसी की बानगी होगी। पर जो भी हो रहा है ये बहुत दुखद है, क्योंकि आज एक ऐसा वक्त था जब हमें सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को साथ देखना चाहिए था, क्योंकि देश रहना चाहिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी पर देश रहना चाहिए। और ये बयान मुझे लगता है कि हर तरफ से शर्मनाक। दोबारा मैं आता हूं रावत साहब। शेख हसीना मुसलमान, खालिदा जिया मुसलमान, मोहम्मद यूनुस मुसलमान, जो मार रहे वो मुसलमान, जो मार खा रहे थे मुसलमान, लड़ाई झगड़ा उन्हीं के बीच में था, ठीक। और घर फूंका जाएगा हिंदू का, मंदिर तोड़ा जाएगा हिंदू का, गोली मारी जाएगी हिंदू को। ये बात तो समझ नहीं आई। योगी जी ने आज ठीक कहा कि चुन चुन के हिंदू मारा जा रहा है, चुन चुन के। क्या ऐसी स्थिति, और उसमें भी हमारे भारत से ऐसी ऐसी आवाजें निकल रही हैं कि जैसा वहां हुआ वैसा यहां हो जाए। रावत साहब। जी अमिताभ जी, ये हमारे देश के अंदर रह रहे कुछ ऐसे लोगों के लिए मैं दुर्भाग्य ही कहूँगा जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा है नहीं। वो देश के साथ गद्दारी करते हैं। अगर गद्दारी ना करते तो 1947 में जिस प्रकार से इस देश के टुकड़े कर दिए वो टुकड़े ना होते। इनको जो सिखाया जाता है ना वो जिहाद ही सिखाया जाता है। आज देखिए, जब मुसलमान कहीं पर भी इस प्रकार से पिटरा होता तब भी हमारा फर्ज ये बनता कि मानवता जीवित रहनी चाहिए। कहीं ऐसी सिचुएशन बनती है तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि मानवता जीवित रहे। ये तो मानवता भूल जाते हैं, इतनी जाहिलियत पे आ जाते हैं कि वहां अगर जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो असहाय जीवन जी रहे हैं, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। और पर एक इतना बड़ा मिनिस्टर होकर के कि जिसको हिंदुस्तान के बच्चा ने अपना कुछ सर्वस्व देने की कोशिश की है, वोट भी दिया, बच्चे भी दिए, इनके स्कूल के अंदर प्रवेश करके निसंकोच सबने पढ़ने की कोशिश की, और आज वो इतनी जाहिलियत पे आकर के ये कहे कि ऐसा भारत में भी हो सकता है।
अगर भारत में अगर 1 लाख के साथ अगर हादसा हो जाए तो यूएन में जाकर डंका पीटना शुरू कर देते हैं, वहां पे ढोल बजाते हैं कि यहां तो मुसलमान सेफ नहीं है। और आज कोई बोलने वाला नहीं है हिंदुओं के लिए पूरे विश्व के अंदर कि बांग्लादेश में क्यों ऐसा हिंदुओं के साथ हो रहा है। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं, योगी जी ने जो कहा वो परम सत्य कहा है। मैं तो कहना चाहता हूं सरकार को अलर्ट मोड पर रहना चाहिए और सीधा मिसाइलें दाग देनी चाहिए, इसमें कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप अल्पसंख्यकों के साथ में, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे कहीं पर भी व्यक्ति हो, वहां पर इजराइल की तरह बदला लेने का अधिकार होना ही चाहिए। रावत साहब ठीक बात है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, फिर मुन्ना खान साहब पास आऊंगा। रावत साहब, एक समस्या और भी है। हमारे यहाँ 4 मान्य शंकराचार्य हैं, ठीक, सैकड़ों स्वघोषित शंकराचार्य हैं, हजारों महामंडलेश्वर हैं, कई दसियों हजार जगत गुरु हैं क्या, और दसियों हजार भागवताचार्य कथावाचक हैं क्या। नख से शिख तक वैभव में सराबोर हैं नहीं, रबड़ी मलाई चल रही है, सिंहासन है चांदी का सोने का नहीं। आपने कहीं देखा कोई समन्वित आवाज उठी हो भारत में इस धर्म मंच से? देखा आपने? क्यों नहीं, क्यों नहीं उठी? आप तो सनातन के प्रहरी हैं ना, सनातन हिंदुस्तान की बाउंड्री का तो विषय नहीं है ना। उठी नहीं उठी? जगदाचार्य, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, श्री श्री 1108, शंकराचार्य, आदि गुरु, जगत गुरु, महागुरु, कोई बोला नहीं ना? नहीं बोला। किसी ने सिंहासन से उठ के जमीन पर पांव रखा? नहीं। किसी ने कहा कि आज मेरे ऊपर छत्र मत लगाओ, आज मेरा मन व्यथित है, आज ये राष्ट्रीय पोशाक नहीं पहनूंगा? किसी ने बोला ऐसा? किसी कथावाचक ने अपने आज ये कहा आज प्राइवेट जेट से नहीं चलूंगा, आज मन ठीक नहीं है बांग्लादेश को देख के? नहीं ना। सब वैकुंठ में है रावत जी, ये भी विषय याद रखना होगा हमको, नहीं रखना होगा। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? ये प्रश्न है। केवल एक तरफा बात नहीं हो सकती। आप चूंकि धर्मगुरु हैं, इसलिए आपको इस विषय पर भी चिंतन करना चाहिए। मुन्ना खान साहब, ये राहुल गांधी ने जब कहा कि भाई मोदी को डंडे से पीटेंगे और मोदी को घेर लेंगे जब मोदी सड़क पर उतरेंगे, तो लगा कि मामला शायद यूं ही निकल गया हो, थोड़ा उत्तेजना में बोल गए हों। अब जो खुर्शीद साहब करें, कहता सलमान खुर्शीद तो हार्वर्ड से पढ़ के आए, हमारे जिले के हैं, फर्रुखाबाद के, वहां कायमगंज तहसील है, वहां पितौरा गांव है, वहां के हैं। आज आप सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर हैं तो एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। वो कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां भी हो सकती है। अब क्लियर होगा कि राहुल जी ने क्यों कहा था इसी बात। उसका सप्लीमेंट रिज्वाइंडर सलमान खुर्शीद ले आए। श्रीलंका में भी जब अराजकता हुई थी तब भी मैंने देखा था कि कांग्रेस के कई मित्रों ने इस बात को दोहराया था और कहा था कि श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में भी होगी। फिर वो मामला नहीं हुई, उनकी दुआ नहीं कबूल हुई, तो अब फिर बांग्लादेश का मामला आया तो फिर दुआ शुरू हो गई। ये क्या चक्कर है और क्यों है मुन्ना खान साहब? देखिए अमिताभ जी, मैं समझता हूँ बहुत ही जीनियस और समझदार आप एंकर हैं। आपको पता है कि सलमान खुर्शीद ने किस संदर्भ में ये बयान दिया है, बहुत अच्छी तरह आपको पता है। लेकिन उस बयान को हिंदू मुस्लिम की तरफ डाइवर्ट करके कहना, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ उसने क्या कहा। उसने बहुत सही कहा। उसने ये कहा कि जिस तरीके से श्रीलंका में विद्रोह हुआ, विरोध किया वहां की जनता ने, किस वजह से किया? कि हमें प्रधानमंत्री बनना है या हमें राष्ट्रपति बनना है? नहीं, इसलिए नहीं किया। वो इसलिए किया कि हमारे बच्चों को आप रोजगार दीजिए, आप हमारे व्यापार पे ध्यान दीजिए, किसान की आय दुगुनी कीजिए, महिलाओं को सुरक्षा दीजिए। इन बातों का विरोध हो रहा है और ये बात 10 साल से लगातार भारत में विरोध हो रहा है। और मैं समझता हूं नैतिक तौर पे जो जिम्मेदारी
भारत की जनता ने दिया है। मुन्ना तो खान आपको साहब दिख रहा है सारी कि बात ठीक। 240 अब एक मिनट मुन्ना खान, एक मिनट भैया, पूरी बात कर लो। एक मिनट फिर आप बोलिएगा। एक तो बांग्लादेश में जो बवाल हुआ इसका इन मुद्दों से कोई लेना देने नहीं, महिला सुरक्षा और फलाना टिकाना, वहां का आरक्षण भी, अरे रुक जाओ, वहां का आरक्षण भी दूसरे मिजाज का है। हम लोग गलत फहमी में शिकार हो जाते हैं, ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाते भड़बड़ में, हम लोग समझ रहे होंगे ठाकुर बामन वाला मामला है। ना ना ना, वो आरक्षण दूसरे किस्म का है। अगली बार आएंगे आपके पास तो उसको पहले बता के आएंगे। लेकिन मैं तो समझना इतना चाह रहा हूं, बांग्लादेश जैसी स्थिति की कामना सलमान खुर्शीद या कांग्रेस क्यों करती है भारत के लिए? लब्बो लुआब इतना है। कब्रिस्तान, ये देश गर्क में जा रहा है। जी मुन्ना खान साहब। जी मैं कह रहा हूं, दिन रात हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, ये सारी इन बातों से देश का भला नहीं होने वाला। 10 साल से मैं बात पूछ रहा हूं कि 10 साल के बाद 2 बार चुनाव हुए, 2019, 2024 में। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब विश्व गुरु बनने के काबिल और जब विश्व गुरु बन चुका है भारत, तो विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगे गए? क्यों गए? और मुन्ना खान साहब रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मैं प्रशांत पटेल के पास चल, ठीक है मुन्ना खान साहब, आज विषय ये नहीं कि वोट किसने किस पे मांगे, चुनाव अभी निकला है इसलिए चुनाव पर अभी नहीं जाऊंगा। चुनाव हो गया, अब 5 साल बाद चुनाव आएगा, ठीक है ना। जिसकी जितनी सामर्थ्य थी उसको उतना वोट मिल गया। इनको 240 आई, आपको 99 आई, वो बहस आज नहीं, छोड़ दीजिए। मेरा सिर्फ समझना इतना, ये कांग्रेस को क्या हो गया है? गांधी जी के आशीर्वाद से खड़ी हुई पार्टी, वो कह हिंदू मुस्लिम, अरे वहां बांग्लादेश में वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है क्या मित्र? वहां तो हिंदू का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हिंसा का शिकार हिंदू हो रहा है। सलमान खुर्शीद को उस पर चिंता नहीं, मुन्ना खान को उस पर चिंता नहीं। वो कौन लोग हैं? 47 से पहले तो सब भारत के ही थे ना, भारत के ही नागरिक थे ना, हमारा ही रखता है। गजब बात कर रहे हो यार। वहां रोजगार पर लड़ाई हो रही है? नहीं। महिला सुरक्षा पर लड़ाई हो रही है? शेख हसीना के अंतः वस्त्र लाकर उनको पब्लिक डिस्प्ले में लगाने वाले लोग क्रांति करेंगे? गलीज लोग, और कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो रही है, करी नहीं बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। ऐसी गलत फहमी मत पालिए मित्र। भारत और बांग्लादेश में जमीन आसमान का अंतर है, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी तुलना आपस में करो, ठीक है, भारत अलहदा है। खैर प्रशांत पटेल जी, दो चीजें हैं। एक तो जो योगी जी ने कहा कि इतिहास से सबक जो समाज नहीं लेता है उसका भविष्य संकटपूर्ण ही रहता है। इतिहास से क्या सबक लेना चाहिए हमको? एक विषय उन्होंने कहा, इतिहास में जाके कारण खोजे जाने चाहिए कि बांग्लादेश में ऐसी स्थिति क्यों बनी। एक दूसरा विषय होता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो। क्या श्रीलंका में जब तमिल और सिंहलियों की लड़ाई हुई तो भी हमने भूमिका निभाई कि ताकि वहाँ जो तमिल हैं हमारे मूल के, वो वहाँ जीवित रहे, सुरक्षित रहें। तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और तीसरी बात, ये जो भारत में ऐसी कामना करने वाली प्रजाति है कि विश्व में कहीं गोली चले, बंदूक चले, हिंसा हो जाए, अराजकता हो जाए, तो वो तुरंत मांगने लगते हैं कि ये भारत में भी हो जल्दी जल्दी। इन पर रोक कैसे लगे और इन पर अंकुश कैसे लगेगा? प्रशांत पटेल जी। अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। ये पहला सवाल है कि इतिहास से सबक का। जी देखिए, जब विभाजन हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बने, तो जोगेनाथ मंडल थे, उन्होंने असम के भी सिलहट और एक और जिला को अपने अनुसूचित जाति बाहुल्य जिला था, उन्होंने जिद करके के पूरी पाकिस्तान में शामिल करवा लिया। और ऐसी परिस्थितियां बनी कि वहां पे सबसे अधिक अनुसूचित वर्ग का नरसंहार हुआ पूरी पाकिस्तान में। जोगेनाथ मंडल को, जो वहाँ के लॉ मिनिस्टर जाके बने, जैसे अम्बेडकर जी यहाँ पे लॉ मिनिस्टर थे, जोगेनाथ मंडल जी पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर बने थे, और उनको अपनी जान बचा करके 1950 में यहाँ पे आना पड़ा। और इतने कायर व्यक्ति थे कि जिद करके तो जिलों को शामिल करवा लिया जो हिंदू बहुल जिला था बांग्लादेश से पूरी पाकिस्तान में। और जब वहां पे उनपे हमले हुए तो वो कुछ कर नहीं पाए, अपना बचाए, वहां के मंत्री रहे कि उनको जान बचाने के, भाग करके कोलकाता आए और पूरा जीवन यहाँ पर उन्होंने काटा।
तो एक योगी जी का भी यही सबक है कि आप सेकुलरिज्म के नाते जब अगर आप इन लोगों पर विश्वास करेंगे तो जिनके लिए धर्मांधता से अधिक कुछ है नहीं। ये आज बांग्लादेश में कहीं कोई आपस में विभाजन वाली बात नहीं थी, सारे बंगाली स्पीकिंग हैं, सारे सुन्नी मुसलमान हैं, कहीं कोई वहाँ हिंदू तो है नहीं मेजोरिटी में, ना ईसाई है ना बौद्ध, उनका तो कोई है नहीं, आपस में ही लड़ गए। जिस बंगबंधु ने बांग्लादेश बनाया, आज उनकी मूर्ति को तोड़ रहे हैं, उनकी मूर्ति पर टॉयलेट कर रहे हैं। और अगर गलती से अगर शेख हसीना वहां पर रह गई होती तो आपने जैसे बताया कि इनके अंतः वस्त्र लेकर के आए तो क्या किए होते वो बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जो यहाँ के नेता हैं ये लोग तो कांग्रेस का इतिहास रहा है देश को जलाने का, तोड़ने का। ये लोग सत्ता के लिए पंजाब में इंदिरा गांधी ने भिंडरावाला को खड़ा किया अकालियों के विरोध में, जहां जहां ये लोग सत्ता में नहीं रहते हैं हिंसा करवाने का काम करते हैं। हरियाणा में सत्ता से बाहर है, जाट आंदोलन इन्होंने खड़ा कर दिया, जब राजस्थान में बाहर हुए तो वहां पे वीरा आंदोलन, गुज्जर आंदोलन कर दिया। इसी तरीके से भारत में करना चाह रहे हैं। किसान आंदोलन में इन्होंने हिंसा करने का प्रयास किया है। ये तो मोदी जी की और भारत सरकार की ठीक ही उन्होंने धैर्य से काम लिया, कोई इस तरह की घटना, अप्रिय घटना नहीं यहाँ पे देश में होनी थी। ये लोग तो चाह रहे थे 20 लाशों का इंतजार कर रहे थे, ये तो चाह रहे थे कि भारत सरकार जो है दिल्ली पुलिस गोली चला दे, 20 लाशें बिक जाए, हमें हिंसा करने का, उपद्रव करने का मौका मिल जाए। लेकिन भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने कोई इस तरह इनको करने का मौका नहीं दिया। तीसरी सरकार में भी जब आए इनकी यही तैयारी थी, अगर गलती से कहीं हमारी 300 सीटें आ गई होती तो ये लोग तो पूरा उपद्रव नंगनाच करने वाले थे। आप 3 तारीख की सारी डिबेट देख लीजिए, उस दिन तो इनकी पूरी तैयारी थी। सफाई तो कह रही थी हम लाठी लेके तैयार रहिए बूथ पे। इनका कहना था कि देखिए ईवीएम हैक हो गई, लेकिन जैसे 4 तारीख को परिणाम आया तब इनके पास कोई बहाना रह नहीं गया कि भाई रिगिंग हुई है, चुनाव गलत तरीके से जीता गया है। अभी इनको 1 महीने से खुमारी रही कि हम ही जीत गए, लेकिन अब 1 महीने बाद खुमारी उतरी कि नहीं अब भाई जीते तो है नहीं। सरकार भी उसी तरीके चल रही है, सहयोगी दल भी पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। अब ये रह के इनके अंदर एक ऑर्गेजम उत्पन्न हो रहा है। जब किसी भी देश में इस तरह घटना होती है तो उसकी तुलना जो है भारत से करने लगते हैं, क्योंकि भारत में इस तरह की स्थिति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, लोकतांत्रिक इसीलिए भारत है कि यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। किसी इस्लामिक कंट्री में लोकतंत्र ना ही सर्वाइव किया ना कर सकता। बांग्लादेश एक आखिरी देश था, वहाँ लोकतंत्र चल रहा था 15 साल से, बांग्लादेश से भी लोकतंत्र ढह गया। पाकिस्तान में तो एक तरीके से डिफेक्टो सेना का शासन है। तो यहाँ चूंकि हिंदुस्तान में हिंदू मेजोरिटी में, इसलिए देश यहाँ शांति से चल रहा है। जहाँ पे जिन जिन राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो गए हैं, कश्मीर में हो गए हैं, तो वहाँ पे क्या स्थितियां हैं तो वो सबको आप पता ही है।